Welcome everyone. So today we have Mr. Umesh Agrawal in our studio. Mr. Umesh is a geopolitics analyst and he is deeply interested in geopolitics. So we are going to discuss about the economy, Indian economy today with him. So how he feels about the economy today, and we have seen the waves of liberalization in the economy. That's all we are going to discuss with him. So welcome, Mr. Umesh. So welcome to our studio. नमस्कार जी। नमस्कार हरी जी। हाँ, नमस्कार। तो अभी हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बात करेंगे, है ना। तो हम इंडियन इकोनॉमी की जो अभी बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था उसमें जो लिबरलाइजेशन शुरू हुआ वो 1991 में हुआ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। उन्होंने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, है ना। बहुत हमारा शेयर मार्केट भी काफ़ी ऊपर गया और बहुत सारी नई कंपनियां यहाँ आने लगी, तो बहुत बेनिफिट हम लोगों को मिला। और ये जो रिफॉर्म था ये करीब 10 साल तक चला ऐसा। और उसके बाद जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय उन्होंने भी कई बार कहा, और जो हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे उस समय आहलूवालिया, उन्होंने भी कहा कि ये फर्स्ट वेव का जो रिफॉर्म था उस पर जितना डेवलपमेंट था उतना हो चुका। अब हम लोगों को सेकेंड वेव के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन उस समय की स्थिति ऐसी थी कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर तो थे लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते थे। पार्टी पर जो थी वो कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थी मिसेस सोनिया गांधी, वो बहुत ही हॉवी रहती थी। और कई बार ये बातें मीडिया में आई लेकिन किन्हीं लोगों ने उनकी बातों पे ध्यान दिया नहीं। तो हमको जो भी बेनिफिट उस रिफॉर्म से मिलना था वो मिला और काफ़ी दिनों तक वैसा ही चलता रहा। और हम लोगों ने ये भी देखा कि कांग्रेस का जो रूल था उसमें एक सीरीज ऑफ स्कैम्स हुए, है ना। तो और उसके बाद ऐसा हुआ कि पब्लिक जो है वो बिल्कुल ही डिसहार्टेंड हो गई, कि उनको लगा कि यहाँ पे सिर्फ चोरी ही होती रहती है और कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। बाद में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, तो उसके बाद से फिर से लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर लिए ऐसे, जिसके बहुत काफ़ी अच्छे असर हुए और इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हो गई। और आज जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो दुनिया में 5वें स्थान पे है। तो इसके बारे में कुछ सवाल हमारे मन में है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। कि पहला सवाल तो ये है कि ये जो दोनों लिबरलाइजेशन था उसमें क्या डिफरेंस आप देखते हैं, कि क्या डिफरेंस देखिए उसमें थे, और दे, आपकी नज़र में कौन सा लिबरलाइजेशन जो है वो आपको बेहतर लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा कि 1991 से पहले क्या स्थिति थी। 1991 से 1991 से पहले भारत में एक लाइसेंस राज चलता था। जितने आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ भी आपको अगर आपको प्रोड्यूस करना है या उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, फैक्ट्री लगानी है, तो आपको ब्यूरोक्रेसी से उसकी परमिशन लेना पड़ती थी। बिल्कुल तो इसमें बिल्कुल। कुछ चंद लोगों को, चंद इंडस्ट्रियलिस्ट जो कांग्रेस रजीम के एकदम खास थे, उनको फायदा मिलता था। आपको याद होगा कि उस समय बजाज स्कूटर के लिए टाइम लगता था, एलपीजी कनेक्शन के लिए टाइम लगता था। फिर हम्म। बाद में एक टाइम तो इनकम टैक्स के रेट 97.5% थे ये इंदिरा गांधी के रेजीम में। और 1991 आने तक हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हमें अपना सोना विदेश में रखना पड़ा, आईएमएफ के पास हमारा सोना भेजना पड़ा। और उसके बाद हमें कुछ क्रेडिट मिला। और उसके जो 1991 में रिफॉर्म्स हुए थे उसको बोलते हैं फर्स्ट वेव ऑफ लिबरलाइजेशन, जिसके अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट्स फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इन्वेस्टमेंट्स अलाउ किए गए थे। एंड सेकेंड, आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में फॉरेन कंपनीज थी इंडिपेंडेंस के बाद भी, पर 1977 या 78 में
मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको नेशनलाइज कर दिया था। कोक 1978 तक मिलता था इंडिया में, फिर बाद में जो लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद चीजें चालू हुई है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ इंडिया में 1991 के बाद, और बाहर से इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया था सम सेक्टर्स में, जिसके कारण जो फर्स्ट वेव ऑफ रिफॉर्म्स आए थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए थे, तो उसने भारत का जो कंजम्पशन है, उसका जो कंजम्पशन है उसको टैप किया, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ा, जॉब अपॉर्चुनिटीज आई, जीडीपी में ग्रोथ हुई। और एक और एक चीज नोट करना पड़ेगा कि ये बहुत ही नेसेसिएटेड मूव था। ये ऐसा नहीं था कि ये बहुत बड़ा कुछ ये जब कुछ चारा नहीं था तब हमने खोला था, एक स्थिति वैसी आ चुकी थी। तो उस समय के जितने भी इकोनॉमिस्ट है, जितने भी लोग थे, पेपर्स ने इस इरा को बोल दिया कि मनमोहन सिंह इज द आर्किटेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो उन्होंने बोलना चालू कर दिया था। तो एक्चुअली ये देखिए कि ये ड्राफ्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसको फर्स्ट फ्रेम किया गया था सुब्रमण्यम स्वामी में। सुब्रमण्यम स्वामी वॉज अ डेप्यूटी प्लानिंग कमीशन चेयरमैन इन द चंद्रशेखर गवर्नमेंट। उन्होंने ये रोड मैप पहले ही बना लिया था। मनमोहन सिंह ने आके वो ड्राफ्ट को ऐसे कैसे इम्प्लीमेंट किया। तो ये अगर तो इस फिर भी लोग इसको आज उसको मनमोहन नॉमिक्स बोलते हैं और उनको क्रेडिट दिया जाता है, बट एक्चुअल में ये ड्राफ्ट बनाया गया था सुब्रमण्यम स्वामी ने। और उसके बाद आप और उसके बाद इसका जो बेनिफिट हुआ हमें वाजपेयी रजीम में मिला, देखने को मिला 1998 से लेके 2004 के बीच में। तब जहां वहां पे फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इंडिया का जो रूपी है वो डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट हुआ था, 48 से 40 तक आ गया था। और उस समय भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो ट्रायंगल जो रोड नेटवर्क है, उसको वाजपेयी जी ने ट्रस्ट दिया था। वो रिफॉर्म बहुत ही फार ब्रेकिंग रिफॉर्म था। उसके बाद हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद सैंक्शंस लगे, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि सैंक्शंस हटे भी 2-3 साल बाद। तो एक बहुत तरीके से उथल पुथल का माहौल था। और आप जानते हैं कि 2004 में जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट जब बीजेपी हार गई थी, तब मनमोहन सिंह अपने टाइम में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, एंड एवरीबडी वाज हैप्पी दैट ये सेकेंड वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सेकेंड वेव ऑफ रिफॉर्म्स होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर उनका फर्स्ट टर्म देखा जाए तो इट वाज फुल ऑफ फ्रीबीज। उन्होंने फर्स्ट जब मनमोहन सिंह आए थे तो उन्होंने फर्स्ट रिफॉर्म क्या किया था, उन्होंने फार्मर्स के सारे लोन माफ कर दिए थे। याद करिए 2004 में 60,000 करोड़ का उनको फर्स्ट टाइम उन्होंने ये फार्मर लोन्स माफ किया था, जिसके कारण हमारे बैंकिंग सिस्टम पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा था। और उस समय कोalition सरकार थी तो कोई रिफॉर्म्स कर नहीं सकते थे, क्योंकि लेफ्ट थी लेफ्ट उस कोalition की भाग थी, और लेफ्ट वाज अगेंस्ट दिस लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और उस दौरान 2004 और 9 के बीच में इन्होंने एक ही अच्छा काम किया था, जो न्यूक्लियर डील था यूएस से, वो साइन करवा लिया था। और जो सेकेंड टर्म आया था उसके अंदर मॉन्यूमेंटल करप्शंस हुए थे। आपको याद होगा CW कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे, उसका जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस हिसाब से कोलैप्स हो रहे थे, जिस हिसाब से टॉयलेट पेपर उस समय कॉमनवेल्थ का 4,000 रुपए में लिया था कलमाडी जी ने। तो आप सोच लीजिए 70,000 करोड़ 2012 में इन्होंने खर्चा किया, टोटल वेस्ट। और मुझे याद है इंडिया ने 100 मेडल्स लिए थे उसमें, तो हमारा एक मेडल 700 करोड़ रुपए का पड़ गया था, अगर देखा जाए तो हिसाब लगा के। हाँ, बिल्कुल। और और उसके बाद हमने देखा था 2G स्कैम, जो वर्थ था अराउंड 1,86,000 करोड़। कोल स्कैम हुआ था, और एक स्कैम हुआ था जिसको रिपोर्ट नहीं किया मीडिया ने, वो है थोरियम स्कैम। थोरियम स्कैम हुआ था 60 लाख करोड़ का। और आपको अगर और भी अगर स्कैम का बताऊं तो एंट्रिक्स देवा स्कैम हुआ था, वो था 2 लाख करोड़ का। और उसके भी आगे बताऊं तो एयर इंडिया स्कैम हुआ था 50,000 करोड़ का। इरिगेशन स्कैम हुआ था महाराष्ट्र में, वो एक आराम से 70-80 हजार करोड़ था। तो ये बेसिकली स्कैमराज हो गया था। तो आप सोचिए मकोटा इनको बना के जो यूपीए ने जो स्कैम्स किए थे, तो उनको ये कुछ लोग तो बोल रहे थे इनको यूनाइटेड प्लंडर अलायंस, ऐसा हो गया था। दामाद जी को
कोड़ियों में जमीनें मिल रही थी और उसको हाँ डीएलएफ को हाँ बेचा जा रहा था। हाँ तो लोगों ने डीएलएफ का नाम भी दामाद लूटमार फाउंडेशन रख दिया था। मतलब चुटकिले चुटकिले लोग ले रहे थे। हाँ हाँ करप्शन का बोल था। उस समय टेलीफोन बैंकिंग होती थी। हम्म, टेलीफोन बैंकिंग कैसे होती थी कि कहीं से फोन जाता था और मालिया जैसे लोगों को, हाँ हाँ मालिया और नीरव मोदी जैसे लोगों को लोन मिलता रहता था और हम्म, लोन रिस्केड्यूल होता था। इंडिया की इकोनॉमी बिकेम द फ्रेजाइल फाइव ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पांच वर्स्ट इकोनॉमी जो कभी भी बस्ट हो सकती थी। ये 2012-13 का बात था। तो यही वो अर्थशास्त्री है, यही मनमोहन नवमिक है जिस आदमी के नाम से जिसको बोला गया है कि ही इज एन आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, हम्म, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड टर्म में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम्म, लोग बोलते हैं कि ये सब काम सोनिया गांधी का है, बट उन्हें पोस्ट पे रहने के लिए किसने बोला था? अगर वो इतने कॉन्शियस रहते, ही शुड हैव रिजाइंड। आपको याद है कि कैसे बरखा दत्त का नाम आया था, फिर वो सुनंदा पुष्कर का नाम आया था, ये लोग कैसे जाके मिनिस्ट्री के लिए डील करते थे, हम्म, फिक्सर्स हो गए थे। मतलब इंडिया का इमेज ऐसा आ गया था कि इट वाज फॉर सेल। हमारे पास डिफेंस के पास एम्यूनिशंस नहीं थे 7 दिन का वॉर लड़ने के लिए। बिल्कुल स्थिति इतनी खराब हो गई थी। हम्म, तो आप ये समझ लीजिए बैंक सिस्टम कोलैप्स हो गया था। 50 लाख करोड़ का डेप्ट दे दिया था इन्होंने, ये इन कंपनीज को। और हम्म, जिस समय एनपीए से 10 लाख, 10% ऑफ द टोटल डिपॉजिट बेस, मतलब अगर बैंक में 1 लाख करोड़ है तो उस समय मतलब 10 लाख, मतलब अगर बैंक में अगर 100 लाख करोड़ थे उस दिन, तो हाँ, हाँ, 10 लाख, 10 से 14 लाख करोड़ वॉज एनपीए। ओ, तो आप सोचिए गवर्नमेंट कैसे इसको रिकैपिटलाइज करना है। अगर रिकैपिटलाइज करना तो गवर्नमेंट को फंड्स डालना पड़ता है। फंड्स कैसे डालेंगे? उनको वापस मनी प्रिंट करके बैंक में डालना पड़ेगा। अगर वो किया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो उस समय मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं, ये सब चीजें आपको इसके लिए जानने की जरूरत है कि 2014 में जब ये गवर्नमेंट ने जब भागदौड़ संभाली, 2014 और 19 के बीच में, जब नरेंद्र मोदी ने ये सरकार संभाली, जब उन्होंने ये देखा कि इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। कहाँ पे लीकेज लीकेज हर जगह हो रहा है। हम्म, हमारे नोट हमारे नोट्स पाकिस्तान में प्रिंट होने लग गए थे, वो भी हम्म, लार्ज स्केल प्रिंटिंग हो रहा था। काउंटरफीट नोट्स इतने आते थे, पूछिए मत। कैश लेने से लोग डरते थे, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो इस टाइम पे उस स्थिति में नरेंद्र मोदी जी ने अपना ये ही टुक द मैंटल फ्रॉम एम एम मनमोहन सिंह। हम्म, तो उसके बाद उन्होंने चालू किया, जो रिफॉर्म्स चालू किए जिसको आज बोलते हैं जैम, जन धन योजना, आधार और मोबाइल का लिंकिंग हुआ। उसके हम्म, बाद बेनिफिट्स पहुंचने लग गए रियल पीपल को। फिर हम्म, बाद में 2016 में इतने नोट्स आने लग गए कि उनको डीमोनेटाइज करना पड़ा। हम्म, डीमोनेटाइज डीमोनेटाइज का डिसीजन उनको लेना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने लाखों करोड़ों रुपए के पाकिस्तान की आईएसआई ने लाखों करोड़ों रुपए की करेंसी प्रिंट करके रख दी थी ताकि वो इंडियन मार्केट में उतार सके। अभी एक पॉपुलर वेब सीरीज आई है फर्जी, उसमें भी आप देख लीजिए, वैसे सेम का सेम है वो उसमें। हम्म, मतलब नोट और उसमें भी आपको समझना पड़ेगा, जो नोट की जो इंक है और जो पेपर है, जो इंडियन गवर्नमेंट जहां से लेती थी, पाकिस्तान भी उधर से लेता था। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ा और उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया। डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, 99% ऑफ द करेंसी केम इनटू द बैंक्स। तो क्या हुआ, बैंक्स के अंदर पैसा आ गया। मेरा भी यही क्वेश्चन था एक्चुअली कि हम्म, डिमोनेटाइजेशन के बारे में जो व्यूज, क्योंकि हम लोग कॉमन आदमी हैं, वी आर नॉट द फाइनेंस एक्सपर्ट, सो वी डोंट अंडरस्टैंड द निटी ग्रिटी ऑफ दिस द फाइनेंसिंग एंड ऑल दैट। सो इसमें सवाल ये था कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ और जितने करेंसी मार्केट में थे, जो बड़े करेंसी, जब 90% करेंसी बैंक में वापस आ गए, तो फिर ब्लैक मनी किधर है? अब बल्कि हमने तो सुना था कि इट वाज 99% और समथिंग कि 99.4% ऑफ द करेंसी आ गई थी उस समय। हाँ, बोला जाता है कि बोला जाता है कि ये बताया गया था कि बैक मनी खत्म हो जाएगा, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ,
इंडिया में ब्लैक मनी नोटों में नहीं रहता है। अच्छा। इंडियंस आर वेरी स्मार्ट। उनकी जो ब्लैक मनी होती है वो होती है प्रॉपर्टी में, वो होती है गोल्ड में, वो होती है सिल्वर में, आर्ट्स में, और अलग अलग फॉर्म्स में होती है, वो रिसोर्सेज में हो गई थी। तो आप तो ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को समझ में आया। देखिए आप, मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, जब इन्होंने कमान संभाली तो लीकेजेस कैसे थे, तो इनको प्लग करना था। और सामने से अब्रॉड से पाकिस्तान रेडी था लाखों रुपए की करेंसी प्रिंट करके इंडियन मार्केट में डालने के लिए, जिससे और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाता। जो हाल आज वेनेजुएला और जाम्बिया का है, जिम्बाब्वे का है, वो इंडिया का हो जाता। और इंडिया के अंदर इंडिया की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता। तो उसको पहले रोका गया। सेकेंड, लोगों ने जैसे भी है कन्वर्शन कर लिया था, उन्होंने गोल्ड ले लिया था, उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली थी, वो सब लोग होशियार है, उन्होंने कर लिया था। पर गवर्नमेंट भी कम नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आपको याद होगा कि 2.5 लाख शेल कंपनीज को उन्होंने डी रजिस्टर कर दिया। जो कलकत्ता में जो कंपनीज रहती थी जिनसे ब्लैक से व्हाइट होता था, उसको डी रजिस्टर कर दिया। एनजीओ के ऊपर इतने सारे पाबंदी लगा दिए, इतने सारे रेगुलेशंस लगा दिए। कम से कम बहुत सारे एनजीओ, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर्स, बाहर से आने वाले जो एनजीओ को जो बाहर से पैसा मिलता था, उसके ऊपर कड़ी वॉच रखने लग गए ताकि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए ना हो। फिर थर्ड, गवर्नमेंट किया डी इंसेंटिवाइजिंग यूसेज ऑफ कैश। अगर आप 10 लाख से ऊपर अगर आज बैंक में अगर आप भर देते हो या निकालते हो तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट चले जाती है। आज आप अगर आप इनकम टैक्स भरते हो तो इवन आपका अगर जितने भी बैंक अकाउंट है सब लिंक हो चुके हैं, गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा है। तो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टू प्लग द लीकेजेस प्लग किया, तो इसका ये रिफॉर्म्स आया। और छेद इतनी जगह थे कि आप सोच नहीं पाते। अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर बोल भी देता ना तो इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता। तो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत इंटेलिजेंटली इसको हैंडल किया है। ये गवर्नमेंट कभी ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनका फेलियर बताएगा। भले ही ये काम मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने किया है, पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अपनी प्रीवियस गवर्नमेंट की शॉर्टकमिंग्स नहीं एक्सेप्ट कर सकता, नहीं बता सकता। पर हमें समझ में आता है और हमने देखा है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। उसके बाद जीएसटी लेता है। जीएसटी जब स्टार्टिंग में आया था तो मुझे याद है 91,000 करोड़ का फर्स्ट ईयर जुलाई 2017 में आया था। तो 86,000 90,000 ऐसा पर मंथ रेवेन्यू आता था। आज ये मिनिमम 1,60,000 करोड़ हो चुका है इन 6 ईयर्स। तो जीएसटी के कारण रिफॉर्म्स हुआ है, उसके कारण बहुत बड़ा टैक्स बेस हुआ है, टैक्स बेस में लोग आए हैं, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हुआ है। और सेकेंड, एक चीज आप नोट करिए, रुपे कार्ड इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। पहले वर्ल्ड में सिर्फ 2 कार्ड चलते थे, वीजा और मास्टर। इंडिया में रुपे कार्ड लेके आया और फिर बाद में उसको जनधन वाले जितने भी जनधन अकाउंट थे सबको रुपे कार्ड दिया उन्होंने। और लोगों ने ये भी बोला था कि जनधन अकाउंट्स वेस्ट ऑफ थिंग्स है। एडिटोरियल्स आए थे कि इन्होंने बताया था कि जनधन में कुछ नहीं होने वाला, पर आज जनधन में लाखों करोड़ रुपए पड़े हैं। तो मतलब लोग आज यूपीआई यूज कर रहे हैं। उसके कारण आपने देखा होगा कि सब्जी वाला, ठेले वाला और यहाँ तक सब लोग यूज कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले सारे राजदूत जितने भी राजदूत आते हैं, जितने भी एम्बेसडर आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, वो इंडिया के यूपीआई के बारे में पूछते हैं। तो ये देखिए, फिनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने खड़ा किया है, वो एक मानने की बात है। और तो आप बताइए कि ये सब लीकेजेस प्लग करने के लिए उनके फर्स्ट 5 ईयर्स में ये काम किया उन्होंने। तो एक बहुत ही बड़ा काम था इन्होंने किया है। उज्ज्वल योजना लॉन्च की, जिसके सबको गैस मिलने लग गई। फिर बाद में टॉयलेट्स और शौचालय बनाए जो बेसिक नीड्स थी, जो कभी यूज नहीं किया था किसी ने सोचा ही। आप अगर ध्यान है तो 2014 के बाद अगर किसी महिला को अगर शौचालय जाना रहता, उसको मिलता नहीं था। वो लोग पानी नहीं पीते थे। वर्किंग वुमेन, आप पुराने एडिटोरियल निकाल के देख लीजिए, वर्किंग वुमेन वे नॉट ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग द वर्क प्लेस। ऐसी हालत थी। पर आज चीजें बदली है। इन्होंने सोशल इंक्लूजन किया है, फिर किसानों को राहत दी है। और जब भी और आप ये भी सोचिए ना कि इसके हिसाब से एक्सप्रेस वे कितने बन रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना फोकस किया है। रोज की 40 किलोमीटर की हाईवेज बन रही है। उसके बाद आप सोचिए, आज आप अपने जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन जी गडकरी, बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने। ईवी के लिए किया, देखिए हाइड्रोजन सेल पे किया है, हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर। इंडिया इज, आज ये कोई एक चीज देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, जिसके कारण आज आज सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, आपको सोलर एनर्जी मिलेंगी। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी आपको सब्सिडी दी है। तो गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये सब चीजें की है गवर्नमेंट में। और ऑपोजिशन क्या चार्ज लगाता है नरेंद्र मोदी के ऊपर, कि ये बाहर घूमने जाते हैं, सूट पहनते हैं, ये अंबानी अदानी को फेवर करते हैं, सूट बूट की सरकार, मतलब पर्सनल अटैक ज्यादा हुए हैं। आज ये बताइए कि किसी प्रधानमंत्री के किसी भी इमीडिएट फैमिली मेंबर हैव दे बेनिफिटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन एनी फॉर्म? कभी आपने नहीं सुना होगा। बट पुराने जो मनमोहन सिंह के टाइम के गवर्नमेंट थी, उसके अंदर तो दामाद जी को बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट दिया जाता था। कोड़ियों में जमीन देते थे और डीएलएफ उसको खरीदता था। तो हम लोग क्या ये समझे कि मनमोहन सिंह के समय में जो भी काम हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए, वो कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। देखिए, कोई उपाय नहीं था उनके पास, उनको करना पड़ा। उनको करना पड़ा कि आपको उस एक पोजीशन पे लेके आ गए कि आपको उसके अलावा कोई चीज इतनी खराब हो चुकी थी उस समय। आज देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी आपने देखा ही होगा, G20 होस्ट किया है। G20 में गवर्नमेंट ने कितना वापस अभी ग्लोबल ये वर्ल्ड बायोगैस फ्यूल ऐसा उन्होंने चालू किया है, जिसमें एथेनॉल प्रोडक्शन जो अभी 10% है, उसको 20% किया है। और मेजर चीज देखिए, उन्होंने क्या किया है कि डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग फॉर अफ्रीकन, एशियन एंड लैटिन अमेरिकन नेशंस, जो चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में है, उनको बोल दिया कि भैया कि आप डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग करो। उन लोगों को चाइनीज का डेप्ट देने की जरूरत नहीं है आपको पैसा। तो एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं कि आप अगर नहीं है तो आप हमारे पास आओ, हम आपको फंड करेंगे। तो इंडिया हैज प्रपोज दैट ऑल्सो। ये क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट ईयर जब कोविड आया था, तब इंडियन गवर्नमेंट ने 100+ कंट्रीज को फ्री वैक्सीन दिया था। उस समय यूएस कंपनीज थी मॉडर्ना और फाइजर, वो बोल रहे थे एक एक डोज का वो डॉलरों में ले रहे थे, और उनको भी एक काउंटर गारंटी चाहिए था कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपके इंटरनेशनल एसेट सीज कर देंगे। और उनकी जो वैक्सीन है, इट इज इनएफेक्टिव वैक्सीन। जिल बाइडेन को थोड़े दिन पहले कोविड लग गया था। बाइडेन अकेले आए, आपने देखा होगा। क्योंकि जिल बाइडेन को कोविड हो गया था। जब उनके राष्ट्र फर्स्ट लेडी को हो सकता है, तो सोचिए, इससे अच्छा इंडिया आ जाते, अपना कोवैक्सीन ले लेते। हाँ। और तो जीएसटी के बारे में भी मैं बहुत ही क्यूरियस था एक सवाल को लेके, क्योंकि जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी और कांग्रेस पार्टी जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर रही थी, तो बीजेपी वाले ने उसका वॉकआउट किया था, कई बार उसको अपोज किया था। और कांग्रेस उस समय जो प्रपोज कर रही थी कि ओनली 5% जीएसटी ऑन ऑल द आइटम। आपकी इनके डिमांड थे कि नहीं भाई, हमारा जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसके हिसाब से जीएसटी डिसाइड होनी चाहिए। और इसी पॉइंट पे इन लोगों ने वॉकआउट किया था। लेकिन जब ये खुद पावर में आए तो उस समय इन्होंने जो जीएसटी लागू किया वो सब कैटेगरी वाइज था कि भाई इस कैटेगरी में इतनी लगेगी। तो जिस चीज के लिए वो पहले अपोज कर रहे थे, है ना, वो काम इन्होंने खुद ही क्यों किया बाद में आके। देखिए, आपको एक चीज बता देता हूँ। जब राजीव गांधी कंप्यूटर का इंट्रोड्यूस किए थे, तब वाजपेयी जी बैलगाड़ी में बैठ के गए थे उधर पार्लियामेंट। और इन्होंने जीएसटी का भी अपोज नहीं किया था। एफडीआई इन रिटेल के हिसाब से भी इन्होंने 2012-13 में भारत बंद रखा था। बट जब पावर में आते हैं, तब उनको आर्थिक समस्याओं का मालूम रहता है, तब वहां पे आके आप सेंसिबल डिसीजन लेना पड़ता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बीजेपी हिपोक्रेट है या नहीं है, वो मैं इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। बट आप ये देखिए, उनके जो रिफॉर्म्स है, जो स्केल उन्होंने किया है, वो आपको माननी पड़ेगी। ये जितनी भी स्कीम है, वो बीजेपी ने इम्प्लीमेंट की है, ये कांग्रेस ने इसलिए लेके आए।
बट बीजेपी के पास वो विजन था, वो एग्जीक्यूशन प्लान था कि उसको एक मास लेवल पे एग्जीक्यूट कर सके। ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड बैंक के चीफ ने अभी बोला है कि जो इंडिया 6 साल में कर पाया, एक्चुअल में ये काम 50 साल में होता है। तो सोचिए कि बैंकिंग रिफॉर्म्स जिन्होंने किए हैं, हमारे बैंक्स फेल हो रहे थे, करोड़ों के लॉस में जा रहे थे, पर आज बैंक्स 1 लाख करोड़ प्लस प्रॉफिट्स में हमारे पीएसबी बैंक्स। तो ये समझना पड़ेगा। ये बात माननी आप पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जब से आई है तब से उन लोगों ने ब्रेथ टेकिंग स्पीड पे उन्होंने काम किया है। उन्होंने बहुत सारे जो लॉ रिपील किए या जो रिफॉर्म किए, उन्होंने बस डिसाइड किया और उन्होंने कैरी आउट किया उसको। तो और बिना एक और एक चीज बोलना चाहता हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड उन्होंने लेके आए। पहले जो डेब्ट्स जो पहले जो बैंक में डेब्ट्स होता, बैंक का अगर कोई डेब्ट्स एनपीए हो जाता था तो लोन्स रीस्केड्यूल होते थे, जिसके कारण मतलब रोल ओवर होते थे। अब उन्होंने रूल लेके आया कि अगर 2 क्वार्टर तक अगर आप इंटरेस्ट नहीं भरते हो, उसको एनपीए क्लासीफाई करो। एनपीए क्लासीफाई करके वो कंपनीज को नोटिस भेजा जाता था कि इधर यू पे द डेब्ट्स, आप अपना ऋण चुकाइए, नहीं तो आप कंपनी को लिक्विडेट करिए। जिसके कारण कुछ प्रमोटर जो पैसा नहीं दे रहे थे, उन्होंने पैसा भी दिया है, बहुत सारा पैसा रिकवर भी हुआ है। नुकसान था, नुकसान को एक्नॉलेज किया है, उसको वर्कआउट किया, फिर बाद में एफिशिएंसी लेके आए। तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लेके आ चुके हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। सेकेंड, आपने इंडियन रेलवेज तो देखा ही होगा। आज आप कहीं भी जाके देखते हैं, जो पहले रेलवेज की जो हालत थी और आज कितना फर्क पड़ रहा है। आपने वंदे भारत एक्सप्रेस देखी होगी, आपने ये देखा होगा कि रेलवेज के अंदर, रेलवे स्टेशन के अंदर इतने सारे सुविधा आ रही है, रेस्ट रूम्स आ रहे हैं, आपके पास लॉन्च फैसिलिटीज है। और जिस हिसाब से कोचेस, जो आप ऑन बोर्ड ट्रेवलिंग करते हैं, उस समय अगर आपको कोई समस्या है तो कॉल करके आप तो कितना कर सकते हैं। आईआरसीटीसी में आप कितना मतलब आप बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेन की बुकिंग। जो पहले आपको तत्काल बुकिंग में एजेंटों को पैसा खिला के करना पड़ता था, वो काम सब बंद हो गया, सारे बिचौलिए बीच में से हट चुके हैं। गवर्नमेंट ने अभी, आप गवर्नमेंट खुद अगर अगर पोर्टल, अगर गवर्नमेंट का खुद का प्रोक्योरमेंट होता है, उसके लिए उन्होंने जेम पोर्टल चालू किया है। मतलब कोई भी आदमी जाके उधर बिड कर सकता है, ऐसा करके इतना ट्रांसपेरेंसी ला दिया है। और आपने अभी ये भी नोट किया होगा, ओएनडीसी भी लेके आए हैं, ओपन नेटवर्क डिजिटल, ओएनडीसी करके है। इट इज राइवल फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, उसके लिए भी कर रहे हैं। और आगे जाके वो ओसीईएन भी लेके आ रहे हैं, ओपन क्रेडिट एनेबलर्स नेटवर्क, जिसके कारण अगर आपके पास पैसे हैं और आपके अगर लोकेलिटी में किसी को पैसे की जरूरत है, उस पोर्टल में आप डाल दो, तो सारा उसका क्रेडेंशियल्स वेरीफाई होगा, उसका सिविल स्कोर निकलेगा, फिर बाद में आपको, और आप उसको पैसा देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो एक तरह से एक डाइवर्स मार्केट बनाने वाला है। और आपने एक और एक चीज नोट किया होगा, जो इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया है, ईवी बैटरीज, ईवी का जो काम हो रहा है इंडिया में, आप सोच नहीं पा रहे हो कितने सारे, गवर्नमेंट इसको बहुत प्रमोट कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा प्रमोट हो रहा है। बॉर्डर रोड्स, आप कहीं भी आप बॉर्डर में चले जाओ, पहले आपको रोड्स बरोबर नहीं मिलते थे, आजकल नए टनल्स, हाईवे, कितने सारे, वर्ल्ड के जो टॉलेस्ट, हाईएस्ट, वो सब जो भी है वो इंडिया के नाम पे है। एक्सप्रेसवेज यूपी में जाके देख लीजिए, आप दिल्ली में है, आपको मालूम होगा कि नोएडा सब जगह पास में अगर आप देखिए, तो वहां पे काम कितना इजी हो गया है। तो ये तो चीज माननी पड़ेगी कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं और भी बता सकता हूँ, बट आई वुड लाइक टू रेस्ट हियर, क्योंकि दर्शकों को मालूम है। हाँ, नहीं, हमारे पास समय भी सिर्फ 5 मिनट का ही बचा हुआ है। तो अभी मैं एक अंतिम सवाल है आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी G20 का समिट हुआ है, क्लोज हुआ है, और ये जो डिक्लेरेशन हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने ये जो डिक्लेरेशन में है उसमें एक चीज़ आया है कि इंडिया एक अलायंस बनाना चाहती है, जहाँ से एक कॉरिडोर, ट्रेड कॉरिडोर बनाना चाहती है इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप को लेकर। तो इसके विषय पे आपका क्या विचार है, और क्या आप देखते हैं कि क्या चैलेंजेज इंडिया को या कंट्रीज को फेस करनी पड़ेगी इसको एग्जीक्यूट करने में, और अगर जब एग्जीक्यूट ये हो जाता है तो क्या बेनिफिट इंडिया को मिलेगा और वर्ल्ड को मिलेगा। तो अगर इस पर आपका देखिए, कुछ विचार है तो हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का ही समय बचा है, हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे।
देखिए, अगर आपको याद है तो आज से 20 साल पहले एक आईपीआई करके पाइपलाइन की बात चली थी, जिसमें ईरान पाकिस्तान इंडियन पाइपलाइन का एक रोड मैप रखा गया था, जिसके अंदर क्रूड और गैस अगर ईरान से होता है वो डायरेक्टली वो पाइपलाइन से होके इंडिया आती और पाकिस्तान को उसमें रॉयल्टी मिलता। बट यूएस के प्रेशर में आके उस पाइपलाइन का जो बेस जो था उसको अबेंडन करना पड़ा। आज भी ईरान और पाकिस्तान के बीच में वो पाइपलाइन है और पाकिस्तान वो पाइपलाइन का पैसा नहीं दे पा रहा है। एक और एक प्लान किया था, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जिसमें सेंट्रल एशिया से जो गैस होती थी वो इंडिया आती थी, वो भी नहीं हुआ। तो इंडिया को समझ में आ गया कि अभी हम पाकिस्तान के रोड पे तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे पेरेनियल प्रॉब्लम रहेगा, अफगानिस्तान में भी प्रॉब्लम होगा। तो आपको थोड़े दिन पहले याद है कि 2 साल पहले आईएनएसटीसी बनाया था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। इसके अंदर इंडिया से जो मुंबई से जो है वो पोर्ट में जाएगा, यहाँ से सामान फिर चाबार पोर्ट पे जाएगा, चाबार पोर्ट से वो अजरबैजान होके रशिया तक जाएगा। तो इसको बोलते हैं आईएनएसटीसी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। तो यहाँ पे कंट्रीज ने देख लिया है कि इंडिया का एक विजन है कि ये कैसे हो सकता है। तो अब इनको समझ में आ गया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो अब इन्होंने ये किया है, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में एक पोर्ट रोड रेल नेटवर्क बनाने की बात कही है, और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, ताकि उसको समझ में आ गया कि उसमें फायदा इनको भी है, क्योंकि सुएज कैनाल कभी भी ब्लॉक हो सकता है, मतलब वो बहुत ही नैरो स्ट्रेच है। तो एक ऑल्टरनेटिव तैयार करनी थी। तो यहाँ से जो पोर्ट में माल जाएगा, पहले दुबई जाएगा, दुबई से फिर वो हाइफा पोर्ट जाएगा, हाइफा पोर्ट से वो ग्रीस के एक पोर्ट पे जाएगा, फिर ग्रीस से यूरोप जाएगा। बट कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती है। आपको थोड़ा याद होगा कि थोड़े दिन पहले इंडिया म्यांमार और थाईलैंड के रूट का एक रूट बन रहा है, आपको याद होगा। तो इंडिया विल लिंक आसियान, जो जो थाईलैंड की जो कंट्री है, जैसे लाओस, कंबोडिया, उसको यूरोप के साथ लिंक करेगी इसके साथ आगे जाके। तो इट विल बी एंड इट इज काउंटरिंग द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यहाँ पे जो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप है, उसमें ऑलरेडी 8 कंट्री आ चुकी है। और उसके अंदर आप सोच लीजिए, म्यांमार रहेगा हमारे साथ, बांग्लादेश रहेगा, थाईलैंड रहेगा, लाओस रहेगा, कंबोडिया रहेगा, वियतनाम रहेगा। तो पूरी आसियान कंट्रीज भी हमारे साथ जुड़ रही है। तो समझ लीजिए, अगर आप कंबोडिया या वियतनाम से डायरेक्ट डायरेक्ट अगर आप यूरोप भेज सके, और वो भी अनइंटरप्टेड, कोई भी प्रॉब्लम बिना, तो क्या ट्रेड का वॉल्यूम ग्रोथ कितना हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट ने प्लान किया है, और ये मास्टर स्ट्रोक है, जो इसका जो इम्प्लीकेशंस है आपको आगे समझ में आ जाएगा कि ट्रेड रूट कॉरिडोर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अंदर चैलेंजेस भी रहेंगे कि सारी कंट्रीज की फंडिंग कैसे, उसको चलाना, एक मैकेनिज्म बनना पड़ेगा। और इसके लिए इंडिया इज द मेन कंट्री विच विल एनेबल दिस टू हैपन, क्योंकि इंडिया इज लाइक अ हार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। हरि प्रकाश जी। हाँ हाँ, इसको कुछ लोगों ने कमेंट दिया है कि ये चाइना के ऊपर जो है सर्जिकल स्ट्राइक है। चाइना का जो देखिए बीआरआई चाइना, चाहे बीआरआई जो प्रोजेक्ट है चाइना का, उस पे ये सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर्जिकल स्ट्राइक है या कुछ है, हमें हमने उस धारणा से किया ही नहीं है। हमने उसके लिए किया है कि वी हैव स्टार्टेड दिस ट्रेड रूट फॉर आवर बेनिफिट। इट इज इन आवर इंटरेस्ट, इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री विच इज एसोसिएटेड विद इट। तो इट विल बी एन इंटरनेशनल गेटवे, जिस हिसाब से ये बन रहा है। चाइना का ऐसे भी बीआरआई के अंदर $1 ट्रिलियन का लोन दिया है उन्होंने 40 कंट्री को। अगर आप उसके इंटरेस्ट सर्विस नहीं कर सकते, तो चाइना आपके पोर्ट और हम्म, आपके नेचुरल रिसोर्सेज पे हक जमा लेता है। तो आपने देखा होगा कि हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया उन्होंने, फिर बांग्लादेश में पे एक पोर्ट ले लिया, चित्तगोंग या शायद कोई सा एक पोर्ट है, श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट ले लिया है, हाँ हाँ पाकिस्तान में ग्वालियर ले लिया है, फिर दीजीबूटी में उनका एक पोर्ट है। तो उन्होंने इंसर्कल करके इंडिया को इंसर्कल करना चाहा इंडियन ओशन में। तो हम्म, इंडिया क्या किया, बियॉन्ड इंडियन ओशन, अभी इंडिया अटलांटिक में भी देख रहा है, पैसिफिक में भी देख रहा है। वो एक नहीं, तरह से कनेक्टिविटी बना रहा है, मुझे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बना रहा है। मैं 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 डिस्कशन का कंक्लूजन देना चाहता हूं
हाँ। और मेरा ये मानना है कि जो नरेंद्र मोदी ने जो इकोनॉमिक मॉडल जो यूज किया है उसके अंदर उन्होंने देखा है कि आप जो लोअर स्ट्राटा के लोग हैं उनके जीवन में एक तरह से उनको सुविधा दिया है ताकि वो अपने आप को अपना स्किल बढ़ा सके, और स्किल बढ़ाने से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का स्थान ऊपर हो सकता है, और आगे एक ऐसी पॉपुलेशन होगी जो अपनी जीविका खुद चला सके। He is बिल्कुल। enabling he is empowering the common man through various tools। उनको सब्सिडीज जो दिया जा रहा है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, आप देखिए आयुष्मान भारत योजना वो लाके दिया है, और स्किल इंडिया चालू किया है, मेक इन इंडिया चालू किया है, यहाँ पे इतने सारे इंडस्ट्रीज लग रहे हैं। तो एक तरह से इसको बोल सकते हैं नमोनॉमिक्स। नरेंद्र मोदी का जो शॉर्ट फॉर्म है इकोनॉमिक मॉडल हाँ। नमोनॉमिक्स है। और जबकि जो जितने भी बड़े अर्थशास्त्री या फिनेंशियल पंडित्स है हम्म, जिन्होंने मनमोहन सिंह का जो राज था, जो उनको मनमोहन नॉमिक्स बोला था, तो हम्म, जरूर थे मनमोहन सिंह ने काम तो अच्छा किया था 91 टू 96 जब वो फिनांस मिनिस्टर थे, बट कुछ कर पाए जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और वो कुछ कर सकते थे उस समय कुछ भी हाँ, नहीं कर पाए वो। नहीं कर तो पाए। ये और मतलब कि उनके डिफेंस में जो एक कॉमन मैन यही समझता है कि वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एग्जीक्यूटिव थे। एंड ही वाज अटरली जेंटलमैन, बहुत ही सिंपल जेंटल देखिए जेंटलमैन। और ये जिस देखिए समय। एस जयशंकर भी जेंटलमैन है, डिप्लोमेट है, बट हाँ। आपने देखा कि वो कैसे कर सकते हैं, कितना हम्म, साइलेंटली बात कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिस के नॉट होल्ड। और आप 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे, अगर आपके कॉन्शियस को नहीं रहते तो आप रिजाइन कर देते ना। हाँ, हाँ। किसने बोला था आपको पोस्ट में रहने के लिए? हम्म, आपको स्टील बन के क्यों देने की जरूरत थी? तो हम्म, ये सब बात होल्ड नहीं करती है। हम्म, और ही इज एज गिल्टी एज एनीबडी एल्स इन दिस, बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट, ही yeah, इज रेस्पॉन्सिबल। मेरे आदमी अच्छे हैं, सब चीज अच्छी बात है, बट उसके कारण देश के लोगों को कितना नुकसान हुआ। हाँ, वो तो है। कैपिटल कैपिटल गुड्स मार्केट, कैपिटल गुड्स स्कैम है जिसके अंदर 50 से 60 बिलियन की जो ओवर इनवॉइसिंग इनपुट्स होते थे। हम्म, मतलब जो जो इतने सारे इन्होंने बताया कि इंडिया में मशीनरी आई है एंड एवरीथिंग, हम्म, उसके बाद तो इंडिया से पैसे बाहर भेजे गए थे। पर अगर अगर आप गूगल करोगे तो उस कंपनीज में जाके चेक करोगे तो वहां पे मशीनरी है ही नहीं। आप सोच लीजिए 2008 से 13 के बीच में दे हम्म, इंपोर्टेड समथिंग लाइक 50 to 60 बिलियन डॉलर्स ऑफ मशीनरी इन्होंने इन्वॉइस किया है, और अब्रॉड इन्होंने पैसा भी भेजा है। तो ये जो साइंटिफिक वे ऑफ करप्शन था ये इन्होंने अच्छा किया। अर्थशास्त्री अच्छे थे, हार्वर्ड के बहुत बड़े हार्वर्ड के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, पर इन्होंने सोफिस्टिकेशन लाया था इन डूइंग करप्शन, और वो भी होलसेल करप्शन। मतलब इंडिया को बेचने का पूरा मौका कर दिया था। तो उस हिसाब से एक साधारण आरएसएस कार्यकर्ता थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने उनको गुजरात में भेजा गया था। हम्म, जब उसके बाद भी आपको याद होगा गोधरा का कांड इमीडिएटली कर दिया गया ताकि डिस्क्रेडिट करे जा सके। उन्होंने अपनी वो फर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, गुजरात को उन्होंने डेवलप किया, और आज वो इंडिया को डेवलप कर रहे हैं, भारत को डेवलप कर रहे हैं। तो नमोनॉमिक्स जो नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, ही इज थिंकिंग फॉर द नेशन। तो मेरा एक मानना है कि आज भले ही लोग नमोनॉमिक्स को रिकग्नाइज ना करें, हम्म, बट इन फ्यूचर जब भी रहेगा, इतिहास गवाह है, इसको इसको स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। एंड द रूल ऑफ नरेंद्र मोदी विल बी नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया इन द 21st century, and Nomonomics will be the new norm in economic model to be followed across the world. This is what I would like to say. Thank you. thank you so much, Mr. Umesh. It was very nice talking to you, and this was a really very enlightening session. We'll be discussing more about the G20 further, what is the outcome and what you think about it. So thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Good night.